अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा और साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज पूरे पाकिस्तान में यौम आज़ादी मनाई जा रही है और पाकिस्तान से बाहर के जो ममालिक हैं जहाँ पे पाकिस्तानी रहते हैं वहाँ पे भी यौम आज़ादी मनाई जा रही है। यौम आज़ादी पे एक कंट्रोवर्सी हो मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज के दिन कोई थोड़ा सा शुभ शुभ बोलूँ। हालांकि अब मैं अपने वीलॉग का आगाज़ दो चीज़ों से करना चाह रहा हूँ कि एक तो ये कि शबर जैदी साहब ने एक बड़ी पते की बात की है कि इमरान खान की अब तक की गिरफ़्तारी क्यों है और क्यों उन्हें डिटेन किया गया है और क्यों ऐसा लग रहा है कि जो रियासत है ये एक वाज़ेह पैगाम दे रही है कि इमरान खान को नहीं छोड़ना। इसके पीछे एक इंटरनेशनल एक साजिश जो है उनका कहना है वो है, और वो क्या है आज मैं आपके साथ इस पे बात करूंगा। दूसरा, आज 14 अगस्त के मौके पे जो अवार्ड तकसीम किया गया सदारती, वो बड़े दिलचस्प हैं और उनमें ऐसे लोगों को भी अवार्ड दिए गए जिनको फ्रॉड के ऊपर कई ममालिक से निकाला गया है, और ऐसे लोगों को भी दिए गए जो सिर्फ कासा लेसी और हिज मास्टर वाइस या ग़ुलामी की आखिरी हदें टप गए हैं और वो इतना चले गए हैं ग़ुलामी में कि वो अपने सामने वाले को गाली देना फ़ख्र समझते हैं और उस पर उन्हें शर्मिंदगी कोई नहीं होती। आज मैंने इन दो चीज़ों पे बात करनी है। तीसरा, एक इश्तहार अखबारात में जो आए हैं इसमें कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की तस्वीर गायब है। तो एक 14 अगस्त जिस आदमी की मेहनत से हमें आज ये जश्न मना रहे हैं वो तस्वीरों से गायब है, और वो आदमी जो हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहा है वो आज कैद में है। तो क्या बतौर कौम भी हम कुछ डिज़र्व करते हैं, या हम यही डिज़र्व करते हैं कि जिस शख्स ने अपनी जान की कुर्बानी दी, उसे टीबी थी, तो उसने अपने मालिक को कहा कि ये बताना ना कि मैं 1 साल बाद मर जाऊँगा, नहीं तो पाकिस्तान का क़याम देर में लेट हो जाएगी, और फिर हमने उसे अपने हाथों से मार दिया तो आधा एहसान उतार दिया। फिर एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम इमरान खान न्याज़ी था, उसको इस बात की जुर्म की सज़ा मिली कि वो आम आदमी के गरीब की बात करता था, ताकतवरों को चैलेंज करता था, तो वो जेल में पड़ा हुआ है और पूरी कौम को कोई परवाह नहीं है। लेकिन बहरहाल चले, मैं इस पे 3 चीज़ों पे जो मैंने आज बात करनी थी मैं करता हूँ, लेकिन एक पहले अहमद फराज की गज़ल के 3 शेर सुने। वो कहते हैं कि हंसना इतना भी फ़कीरों के अकेलेपन पे, जा खुदा मेरी तरह तुझको भी तन्हा रखे, उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक़ इतना, ए मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह रखे। ये कनात है, अतात है कि चाहत है फराज, हम तो राज़ी हैं हमें जिस हाल में जैसा रखे, ए मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह रखे। इस रियासत के पाकिस्तानियों पे बड़े हकूक़ हैं, तो पाकिस्तानियों के भी कोई रियासत पे हकूक़ हैं। एक सवाल है, आज अगर कोई ये सवाल करेगा तो कहेंगे लो जश्न आज़ादी है, खुशी है, हमने तो कामयाबी है। ऐसे मौके पे जो भी बात करेगा वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, और फिर वो जो ख़िलाफ़ होता है उसके साथ जो कुछ भी होता है वो आप जानते हैं, या उसे पाकिस्तान से भागना पड़ता है या वो खामोश होना पड़ता है। मैं अपनी ज़ात अपनी औकात के मुताबिक बात करता हूँ, कर रहा हूँ, कब तक करता रहूँगा मुझे नहीं पता। किस तरह मेरी ज़बान बंदी की कोशिश हो रही है मैंने कभी नहीं कहा, किस तरह मेरे लफ्ज़ों के ऊपर पहरे हो रहे हैं मैंने कभी नहीं किसी से शेयर किया, लेकिन मैं एक ऐसे क्राइसिस से गुज़र रहा हूँ। हो सकता है किसी वक्त में मैं इस पे भी आपसे बात करूँ, हो सकता है अभी मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ और जब तक लड़ सकता हूँ लड़ता रहूँगा। आज जो 14 अगस्त के ऊपर इनामात दिए गए, में एक दिलचस्प इनाम ये था कि सदर जरदारी ने बतौर सदर अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को निशान इम्तियाज़ पेश किया। 23 मार्च को उनकी बेटी को उनको जो मुआसफ़ा हैं उनको सदर जरदारी ने अपनी बेटी को अवार्ड दिया था। अब देखें बख्तावर को कब अवार्ड मिलता है, क्योंकि ये मुल्क है ही इनका, इनके बच्चों का। हमारे बच्चों का तो इस मुल्क पे हक़ ही कोई नहीं है। हमारे बच्चे तो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ने, तालीम हासिल करने के बाद बेरोज़गारी के हाथों या असला थामने या नशे के हाथों सड़कों फुटपाथों पर एड़ियाँ रगड़ते हुए मरने के लिए पैदा हुए हैं। ये आज़ादी का ख्वाब हमने इसीलिए तो देखा था।
आज जो इश्तहारात छपे हैं, मैं आता हूँ अभी आलमी एजेंडे की तरफ, आज जो अखबारात में इश्तहार छपे हैं उसमें ना आसिफ अली, ना कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर है, ना अल्लामा इकबाल की तस्वीर, ना उस शख्स की जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, ना उस शख्स की जिसने इस ख्वाब की ताबीर के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी और अपनी जान की बाजी हार दी। क्योंकि असल ख्वाब तो आसिफ अली जरदारी ने देखा था और उसकी ताबीर उनके बच्चों को मिल रही है। उनके बच्चे आज वज़ीर ख़ारजा हैं, कोई मिनिस्टर है, कल वज़ीर आज़म हो जाएंगे। बहरहाल आज की सबसे दुख वाली ख़बर यह है कि उमर फ़ारूक, जिन्हें 23 मार्च को भी अवार्ड दिया था, 14 अगस्त को फिर दिया गया। ये उमर फ़ारूक कौन है? उमर फ़ारूक वो आदमी है जिसने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ घड़ी केस के अंदर एक गवाही दी थी कि जी मुझे बेची गई और यूँ हुआ और यूँ हुआ। ये वो शख्स है जिसे डेनमार्क में करप्शन के अंदर, फ्रॉड के अंदर डेनमार्क से निकाल दिया गया था। हम आज उसे पहले 23 मार्च को अवार्ड, क्या कारनामा दिया अंजाम उसने, क्या खिदमत की है 24 करोड़ लोगों की। सिर्फ ये कि एक शख्स को आप हराने के लिए आपने एक घटिया शख्स को मुंतखब किया, उससे झूठी गवाही दिलवाई और उस झूठी गवाही के सर पे इमरान खान को आपने सज़ा दे दी। उसको 2 दफ़ा आप अवार्ड दे चुके हैं, 23 मार्च को भी और आज 14 अगस्त को भी। कुछ सहाफ़ियों को भी अवार्ड मिले हैं, हामिद मीर साहब को भी मिल गया। हामिद मीर साहब को मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के कोटे पे मिला है, क्योंकि उन्होंने नहरों के इशू पे जिस तरह पीपल्स पार्टी की हमायत की, हालांकि उन्हें पसंद नहीं किया जाता ताकतवर कॉरिडोर्स में, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हामिद मीर को एक दफ़ा फिर ज़िंदा कर दिया है। लेकिन हामिद मीर साहब को मैं उनकी बहुत दिल से इज़्ज़त करता हूँ, मेरे हीरो हैं वो। और इस मुश्किल वक्त में जिस तरह वो खड़े हुए हैं, बहुत कम सहाफ़ी खड़े होंगे। काश हामिद मीर इसका इनकार कर देते, उनको किसी अवार्ड की क्या ज़रूरत है, वो तो ख़ुद एक अवार्ड है। बड़ा मज़ा आता कि अगर वो ये कह देते वो जिस रिजीम को वो नहीं मानते और वो जिस रिजीम को कहते हैं कि ये मैंडेट चोरी की रिजीम है, काश हामिद मीर साहब जो हैं उस रिजीम से अवार्ड लेने से इनकार कर देते, उन्हें फिर मिल जाना था। वो तो ख़ुद अवाम का अवार्ड उनके साथ है, लेकिन उन्होंने लिया। आमिर इलियास राना को भी अवार्ड मिला है, बड़ी खुशी की बात है। आमिर इलियास राना साहब जिस तरह मुस्लिम लीग नून की हमायत में कमर बस्ता रहते हैं और आखिरी हदों को क्रॉस कर जाते हैं, एक उनके लिए बतौर सहाफ़ी तो एक बहुत बड़ा कारनामा है। अब आए जो शब्बर जैदी साहब का एक इंटरव्यू है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान को एक आलमी एजेंडे के तहत कैद में रखा गया है। जब उनसे सवाल किया गया कि आलमी एजेंडा क्या है, तो उन्होंने कहा कि आप देखें कि जब इमरान खान को कैद किया गया, सज़ा दी गई, उन्हें पाबंद कर दिया गया कि अब ये जेल से बाहर ना निकल सके, तो इसराइल ने गज़ा के ऊपर हमला किया। वो ये कहते हैं कि क्या आप ये समझते हैं कि ये जो इसराइल ने गज़ा पे हमला किया ये कोई अचानक हमला था? वो कहते हैं नहीं, ये स्क्रिप्टेड था। फिर इसराइल ने जो ईरान पे हमला किया वो भी स्क्रिप्टेड था। फिर अमेरिका ने इसराइल से मिलके ईरान में जो एटमी उनके असासे थे वो तबाह किए, वो भी स्क्रिप्टेड था। और ऐसे मौके पे उन्हें ज़रूरत इस बात की थी कि कोई ऐसा आदमी ना खड़ा हो जाए रास्ते में जो उनके ना सिर्फ इस एजेंडे को बेनकाब करे बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पे उनके लिए मुश्किलात क्रिएट करे। इसलिए इमरान ख़ान को जेल भेजा गया, जेल में उन्हें सज़ाएं दी गई, देने के बाद उन्हें पाबंद कर दिया गया कि वो बाहर ना निकल सकें और वो ये जो एजेंडा चल रहा है इसमें रुकावट ना बन सके। क्योंकि आलमी क़ुव्वतों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो इमरान पर ट्रस्ट नहीं करते, वो ये समझते हैं कि इमरान 100 बार भी हाँ कह देना तो करनी उसने अपनी मर्ज़ी होती है। वो इतना अड़ियल है कि ना उसके लिए ट्रंप कोई हैसियत रखता है, ना उसके लिए प्यूटन कोई हैसियत रखता है। और फिर हल यही था कि इमरान ख़ान को जेल में पाबंद सलासल कर दिया जाए और इस दौरान जो आलमी एजेंडा है उसको पूरा किया जाए। अब आलमी एजेंडे में खाली ये नहीं है कि गज़ा पे हमला हो गया, गज़ा को आपने तहोबाला कर दिया या ईरान का एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। इसका एजेंडा असल तो अब शुरू होना है, जब आपने इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ जाना है, जो मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान तारीख़ का सबसे बड़ा 1400 साल तारीख़ का सबसे बड़ा मुआहदा होना था। इस मुआहदे के तहत कुछ अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करना था, कुछ एशियन मुस्लिम ममालिक ने भी तस्लीम करना था।
पाकिस्तान में तो इस सिलसिले में काम भी शुरू हो चुका है और दबे दबे लफ्ज़ों में कुछ तजिया निगार तो ये कहते हैं कि हमें सऊदी अरब से पहले तस्लीम कर लेना चाहिए ताकि हमें अवार्ड ज़्यादा मिले। तो अगर पाकिस्तानी हुकूमत, मुझे यकीन है ऐसा नहीं करेगी और मुझे शहबाज शरीफ साहब वगैरह से कोई ऐसी उम्मीद नहीं, लेकिन 24 करोड़ लोग जो हैं वो पाकिस्तानी, वो तो फ़लस्तीन के पीछे खड़े हुए हैं। और ऐसा ना हो कि अगर उन्हें किसी बात से भी अगर होश नहीं आ रहा तो शायद इस बात से आ जाए और फिर संभाले ना संभले। लेकिन ये बात तय है कि जल्द या बदैर हमें अरब ममालिक के साथ खड़ा होकर इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा और इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनते हुए हमें दस्तखत करने पड़ेंगे। इसके एवज़ हमें क्या मिलता है, क्या कीमत मिलती है, ये तो वक्त तय करेगा कि हम कितने सस्ते बिकें, क्योंकि ट्रंप मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान पे उसका कंट्रोल हो चुका है। और जो उसने ये ऐलान किया है कि मैं अब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँगा, तो इसका मतलब ये है कि अहम पॉइंट वो ख़ित्ते जहाँ पे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है वो अपनी मैंने फ़ौज नहीं कहता, ज़्यादा बड़ा लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन बहरहाल उसके लोग वहाँ पे आएंगे जो इक्विप्ड होंगे। अब वहाँ से वो उन दहशतगर्दों के लिए इक्विपमेंट लेके नहीं आ रहे। दरअसल अब ये देखना है कि बलूचिस्तान और केपी में कहाँ कहाँ पे मिनरल्स मौजूद हैं जिसके ऊपर असल अमेरिका की नज़र है। और इस बहाने वो उस पहले भी एक दफ़ा कहा जा रहा है कि जब वो लोग आए थे तो वो इस खित्ते का पूरा वो सर्वे कर गए थे, लेकिन अब उन्हें मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। तो अब वो इस बहाने दोबारा आएंगे और आने के बाद इस पूरे इलाके का एक दफ़ा सर्वे करके, और बस समझ लें कि मैं आज बड़ा स्लो बोल रहा हूँ, मेरे में शायद एनर्जी नहीं है क्योंकि मैं शायद डिप्रेशन में हूँ कि हमने 14 अगस्त जो हमारा योम आज़ादी है उस पे हमने अपने पाकिस्तान के साथ क्या किया। CAPG एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है, वो कम्युनिटी अलायंस फॉर पीस एंड जस्टिस, उन्होंने एक सर्वे जारी किया है। वो कहते हैं ग्लोबल फ्रीडम में हम 3 दर्जे तनज़ली के बाद 100 में से 32वें नंबर पे आ गए। प्रेस फ्रीडम में हम 180 ममालिक में से 58वें नंबर 158 नंबर पे हैं, समझ लें बॉटम पे ही हैं। इंटरनेट फ्रीडम में हम 100 में से 27वें नंबर पे हैं और हमने अपने ब्लॉकेज और इंटरनेट और ये वो करने के चक्कर में $1.6 बिलियन का अपना नुकसान किया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम 6 दर्जे हमारी तनज़ली हुई है और हम 165 ममालिक में से 124वें नंबर पे हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं जश्न आज़ादी मना लेता हूँ, अगर तनज़ली ही आज़ादी है तो मैं तस्लीम कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं तस्लीम नहीं करूँगा तो पहले ही मेरी ज़बान पे पैरे लगने शुरू हो गए, मज़ीद लग जाएंगे।